हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे पीटी 365 पॉलिटी सेक्शन की। ये वीडियो पूर्णतः हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए है और इसका क्रेडिट हम पहले ही विजन आईएएस को देना चाहेंगे, जहाँ से मैंने ये पीडीएफ इसका लिया हो। इसका पीडीएफ आप विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। ये 15 से 20 मिनट का डेली सेशन होगा, जिसमें हम डेली 2-3 टॉपिक्स इससे कवर करते रहेंगे और एग्ज़ाम तक हम जितनी भी पीटी 365 आएंगे हर सब्जेक्ट की, उसको पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये है पीटी 365 राज्य व्यवस्था क्लासरूम स्टडी मटेरियल है। अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये सारे विजन आईएएस की सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। पहला टॉपिक है, इसमें संविधान से संबंधित मुद्दे हैं। कुछ मूल ढांचे का सिद्धांत है। जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता, मूल ढांचा, अनुच्छेद 370 का निरसन इससे रिलेटेड है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2003 से रिलेटेड है। प्रिवेंटिव डिटेंशन है। व्यक्तिगत अधिकार है। हेट स्पीच से रिलेटेड है। उपासना स्थल अधिनियम है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ भी हैं। ठीक, तो ये अपना पहला संविधान से संबंधित मुद्दे थे, तो ये पहले का सब कैटेगरी था, मैंने पढ़ दिया। दूसरा संसद से रिलेटेड है ये, और तीसरा केंद्र संबंध, 4th नंबर पे न्यायपालिका। ऐसे ही ये सारी चीज़ें, इसको हम आगे आपको बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनको सब मतलब इनके लिए संदेश भी है, उनके द्वारा दिया गया है। पीटी 365 डॉक्यूमेंट के अंतर्गत व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष का की महत्वपूर्ण समसामयिक को समेकित किया गया है। इन्फोग्राफिक्स हैं कुछ इसमें, कानूनी प्रावधान है, महत्वपूर्ण निर्णय है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। क्विज भी दिया गया है बीच में। ठीक है, तो चलिए पहला मुद्दा स्टार्ट करते हैं। मूल ढांचे का सिद्धांत। भाई ये सुर्खियों में क्यों था? तो हाल ही में ऐतिहासिक केशवानंद भारतीय निर्णय 1973 के 50 वर्ष पूरे हुए थे। तो इसके लिए इस बात से जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। केशवानंद भारतीयवाद 1973 के बारे में क्या दिया गया? यह वाद केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल राज्य द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था उस समय। तो राज्य सरकार के इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई थी। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 है, 26 है, 31 है निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप भी लगाया गया था उस टाइम पे। तो क्या हुआ फिर? इस वाद की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ है, मतलब सबसे बड़ी ऐसा बेंच है जिसमें 13 न्यायाधीशों ने इस पर वो किया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। साथ ही यह निर्णय दिया था कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। फिर क्या हुआ? बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तित या उनकी क्षति अथवा लोप नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात की गई थी। इसके पहले गोलकनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान में संशोधित करने की शक्ति असीमित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हुई थी इसमें। फिर न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू क्या था, इनकी शक्ति क्या होती है? कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। तो क्या हुआ? पहला, इसकी संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, निरस्त या सीमित नहीं है, संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है, ऐसा बोला न्यायिक समीक्षा में। अब देखिए मूल ढांचे के बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का विकास क्रम कैसे कैसे हुआ है। देखिए पहला, संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, ऐसी बात की गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसलिए संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकता है। अब यहाँ से हम पहले स्टार्ट करते हैं। एक गोपालन वाद 1950 में क्या बोला गया? इसमें कहा गया संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। फिर आया अपना ये शंकरी प्रसादवाद 1951, उसी की बात हुई। 1965 सज्जन सिंह वाद हुआ। फिर 1967 गोलकनाथवाद। अब देखिए गोलकनाथवाद में क्या हुआ, यहाँ पे पहले नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ अनुच्छेद 368 ने संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की। फिर क्या किया? संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला गया।
फिर चलते हैं हम आगे। 1971 में क्या हुआ फिर हमारे साथ? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। 24वें में क्या बोला गया? संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, इसलिए संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। ठीक। 25 में क्या हुआ? धारा 2 के तहत उचित मुआवजे के साथ संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती की गई। 3 में क्या हुआ? इसके तहत नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। फिर अनुच्छेद 39B और 39C के लिए न्यायिक समीक्षा की गई और उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। फिर आते 1971 में फिर यहाँ नीचे क्या हुआ था? और नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित हैं, ऐसा बोला गया। संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, ये भी बताया गया। फिर 1973 में केशवानंद भारतीवाद हुआ, जिसके बारे में हम इसमें अभी पढ़ रहे थे सारी चीज़ें। तो ये था आपका पहला। अभी इसमें और भी हैं। फिर क्या हुआ? अन्य निर्णय इसमें क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें व 29वें संविधान संशोधन के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा। साथ ही यह भी कहा कि उद्देशिका जो है, प्रियम्बल हमारा है, ये संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में क्या दिया गया है? और या मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा पद का उल्लेख नहीं किया गया है। मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यह संविधान संशोधन करने की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे, साथ ही अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थिति के अनुरूप कार्य करता रहे। इसके तहत कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण जैसे कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है। यह भारत में संवैधानिक कानून का आधार बन गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का संघीय ढांचा कमजोर ना हो। यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी चीज़ें। अच्छा, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे वर्तमान संविधान में मूल ढांचे का भाग है हमारे, उसको देख लेते हैं। भारत की संप्रभुता, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, इसका मूल ढांचे का सिद्धांत क्यों चर्चा में था। ठीक, तो ये पहला टॉपिक है। चलिए दूसरा भी कर लेते हैं अभी। जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता क्या है और उनका मूल ढांचा ये क्या है, इसके सेकंड टॉपिक है। इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सुर्खियों में क्यों था ये? सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इससे अदर इसके फैक्ट्स क्या हैं? कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। इनमें शामिल है क्या क्या? जिला न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए, ऐसा बोला। शक्तियों का पृथक्करण से मतलब क्या है? न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए। ठीक। थर्ड है पदनाम और सेवा शर्तों में एकरूपता कैसे थी? एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के न्यायाधीश की सेवा शर्तें अन्य राज्यों में समान पद पर नियुक्त न्यायाधीश की सेवा शर्तों के समान हो चाहिए। मतलब कहने का मतलब इनका क्या है कि सभी स्टेट में जो न्यायाधीश हैं उनके सभी का वेतन, सभी की सेवा शर्तें सब कुछ बराबर हो। ठीक। आते हैं जिला न्यायालय पे। जिला न्यायालय जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होते हैं, बात सही है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता, नामकरण और राज्य निर्धारित करते हैं। ठीक है। अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनका राज्य सब कुछ देखता है। इस कारण से जिला न्यायालयों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसको सभी राज्य सरकारें देखती हैं। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। ठीक। अब त्रिस्तरीय क्या है यहाँ पे देखिए, जिला एवं सत्र न्यायालय। देखिए हाई कोर्ट है सबसे ऊपर, उसके नीचे जिला और सत्र न्यायालय है। दो तरीके के, सिविल या दीवानी मामलों के लिए, क्रिमिनल और फौजदारी मामलों के लिए। सिविल या दीवानी मामले के लिए अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, मुंसिफ कोर्ट आती है। ठीक है। क्रिमिनल और फौजदारी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें आती हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें आती हैं। ठीक है। ये इतनी चीज़ें इसमें हैं।
तो ये था हमारा 1.1 इसका सबसे पहला वाला पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। और अगर इसका पार्ट 2 आप पढ़ना चाह रहे हैं तभी मैं बनाऊंगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जल्दी से जल्दी। इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।